थोड़ा डूबूंगा मैं फिर तैर जाऊंगा, ए जिंदगी देख मैं फिर जीत जाऊंगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डिफेंस वॉरियर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एओसी सीआरपीएफ ट्रेडमैन या फिर आईटीबीपी ट्रेडमैन के लिए महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का एक तांडव सीरीज लेके आए हुए हैं, जो आपको एग्जाम की परीक्षा, आपकी परीक्षा में सीधे हिट करने वाला है दोस्तों। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो आपका एग्जाम लगा हुआ है वो नेक्स्ट मंथ मई में है। तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी पे ज़्यादा जोर कर देना चाहिए, क्योंकि अब बचे हुए कुछ ही समय में है। इस हिसाब से हम आपके लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेके आए हुए हैं, या कह सकते हो कि एक बेहतरीन मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं, जो आपकी परीक्षा में प्रश्नों को सीधे हिट करेगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए टेस्ट को शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था दोस्तों? आपको देखना बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था। तो दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। चेतक है, बादल है, पवन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महारानी रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? तो बादल नाम था। अगर आपसे दोस्तों पूछता है कि चेतक किसके घोड़े का नाम था, तो ऑप्शन हो जाएगा महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था दोस्तों? तो चेतक नाम था। चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, है ना। तो चलते दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम टेलीग्राम सुविधा 1853 में ईस्वी में डलहौजी ने कलकत्ता से किसके मध्य शुरू की थी दोस्तों? कौन से दो जिले थे जिनके बीच टेलीग्राम की सुविधा डलहौजी ने 1853 में शुरुआत की थी? तो देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन क्या है। दिल्ली, आगरा, बंबई, या फिर इलाहाबाद। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, आगरा इसका सही जवाब होगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में जो टेलीग्राम की सुविधा जो पहली बार जारी किया था, वो कलकत्ता से लेके आगरा के बीच में किया गया था। वो 1853 में था। आपके प्रश्न आया हुआ है सीआरपीएफ 2017 के जीडी पेपर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों? कांग्रेस की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है। 1887 में, 1882 में, 1885 में, या 1906 में। आपको दोस्तों इसका जवाब देना है फटाफट। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना? तो 1885 में। किसने कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष दोस्तों डब्ल्यू सी बनर्जी थे दोस्तों। डब्ल्यू सी बनर्जी थे। डब्ल्यू सी बनर्जी कह सकते हो, या फिर व्योमकेश चंद्र बनर्जी। पहले कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसके ए ओ ह्यूम ने किया था। ए ओ ह्यूम ने किया था। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। उस और कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा मुंबई में। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व में आगे बढ़ा? प्रश्न है 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में लखनऊ में आगे बढ़ा दोस्तों? तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसका। बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, या फिर नाना साहब। आपको इसका जवाब देना है जल्दी जल्दी। वीडियो को पॉज करके आप इसका जवाब दे सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वो बेगम हजरत महल। ऑप्शन ए। लखनऊ से 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। तात्या टोपे ने कहां से किया था? तो दोस्तों
ग्वालियर से किया था। ग्वालियर से किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने दोस्तों कहां से किया था? तो झांसी से किया था। झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। और नाना साहब ने कहां से किया था दोस्तों? कानपुर से। कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। अगर दोस्तों आपसे अभी आज के ही प्रश्न में आया हुआ है कि 1857 की क्रांति का मेन कारण या मुख्य कारण क्या था, तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण था वो चर्बी वाले कारतूस का भारतीय सैनिकों द्वारा इस्तेमाल करने को मना कर देना, यही इसका एक मुख्य कारण था। दोस्तों आप ये कर सकते हैं, आपके पेपर में आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया था। पूछा गया है फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर हुमायूं ने। जहांगीर या फिर हुमायूं ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था। कब? 1572 में दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। किसके उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो दोस्तों आगरा के पास उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी जिला स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1948 में? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा योजना आयोग की जो आपकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1950 में दोस्तों हुई थी। और दोस्तों योजना आयोग को बदलकर अभी क्या कौन सा आयोग चालू हो गया है? तो नीति आयोग। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग है। नीति आयोग की दोस्तों स्थापना कब हुई है? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। नीति आयोग या फिर जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था वो कौन होता था? तो प्रधानमंत्री होता था। इसी प्रकार नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री ही होगा, है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव किस व्यक्ति ने शुरू किया था या शुरू की थी? तो ऑप्शंस क्या हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर एनी बेसेंट। दोस्तों गणेश उत्सव या शिवाजी उत्सव दोनों एक ही व्यक्ति ने शुरू किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों ने मुंबई में गणेश उत्सव की शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि उस समय जो भारतीय लोग थे उनको इकट्ठा करने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए या उनको उत्साहित करने के लिए, एक समूह बनाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किसकी स्थापना की थी, किसकी शुरुआत की थी? तो गणेश उत्सव की शुरुआत की थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? आपका प्रश्न है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? तो ऋग्वेद है। फिर कौन सा है 2 नंबर सेकंड कौन सा है? यजुर्वेद, फिर सामवेद तीसरा, फिर चौथा कौन सा है? अथर्ववेद, है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? ऑप्शंस देख लेते हैं इसका। राजगृह, गया, सारनाथ या फिर सांची? आपको इसका फटाफट जवाब देना है दोस्तों। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था?
सारनाथ में। इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सारनाथ के ऋषि पत्तन नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बारे में अगर पूछा जाए दोस्तों तो गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। सांची का स्तूप कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों यहां पर पूछा गया है भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या फिर उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों हमने आपको बता रखा है कि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को ग्रहण करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को ग्रहण करता है। तो इसका सही जवाब राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों आपका प्रश्न है महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बापू की उपाधि किसने दी थी? सॉरी, इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर दोस्तों इस सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? तो राष्ट्रपिता कहा था दोस्तों। क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता। सरदार पटेल को किस नाम से कहते हैं? सरदार की उपाधि किसने दी? तो बरदौली की महिलाओं ने। दोस्तों बरदौली सत्याग्रह हुआ था, वहां पर जो 1929 में बरदौली सत्याग्रह के दौरान वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न है आपका संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको जो दोस्तों फटाफट जवाब देना है। दोस्तों लगातार मेहनत करना है, मेहनत में कोई कमी नहीं रखना है। तू रख यकीन अपने बस इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं। तो दोस्तों अपने हौसलों को बना के रखना है और आपकी हार तुम्हारे हौसलों से बड़ी नहीं होगी। इसलिए अपने हौसलों को मजबूत रखना है, इरादे मजबूत रखना है दोस्तों। अगर जिंदगी में कुछ भी पाना है दोस्तों तो तरीका बदलो, इरादे नहीं दोस्तों। अगर जिंदगी में कुछ भी पाना है तो दोस्तों तरीके बदलो पर इरादे नहीं। अगर ऑप्शंस देख लेते हैं, इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कब? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। अस्थायी कौन से थे? तो ये कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर की बैठक में अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को राजेंद्र प्रसाद को
स्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? दोस्तों आपका प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त जो अधिवेशन होता है, जब किसी बात विवाद पे टकराव होता है राज्यसभा और लोकसभा में, तो एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। जब कोई बिल राज्यसभा से पास हो जाता है, लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा में अटक जाता है, या किसी बात विवाद को लेकर या किसी आपातकालीन मुद्दे पर कोई बातचीत होती है, तो उसका एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। वो कौन बुलाता है? तो उसका ऑप्शंस देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है आपका संयुक्त बैठक। पर दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। इसके संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। युआन, ड्यूमा, कांग्रेस या फिर असेंबली। तो उसको इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रूस की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो रूस की संसद को ड्यूमा के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? तो नेशनल असेंबली कहते हैं। नेशनल असेंबली किसकी संसद को कहते हैं? पाकिस्तान की संसद को। कांग्रेस कहां की संसद को कहते हैं? तो अमेरिका की संसद को। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस क्या हैं? 24 अक्टूबर 1945, 26 जून 1945, 15 अगस्त 1945 या फिर 15 अगस्त 1948। आप दोस्तों इसका जवाब वीडियो को रोक कर दे सकते हैं, क्योंकि आप पहले प्रश्न लगाएं अपने हिसाब से, फिर ही जाके उत्तर हमारा देखें। इससे आपको समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई थी? तो दोस्तों पूरी दुनिया 2 बार विश्व युद्ध का झेल चुकी थी। इसी के मद्देनजर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर या दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। किस लिए? कि दोस्तों राष्ट्रों का एक संघ होगा जिनका एक संविधान होगा, जिन पर सारे देश उसमें शामिल होंगे और उसके दबाव में रहेंगे, ताकि विश्व युद्ध जैसी घटनाएं दोबारा इस विश्व वर्ल्ड को या इस पृथ्वी को विश्व युद्ध जैसी घटनाएं से दोबारा ना रूबरू होना पड़े। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र या सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसके स्थायी सदस्यों के स्थायी सदस्य कितने हैं, इसके बारे में पूछा गया है। 5 स्थायी सदस्य हैं, 7 हैं, 10 हैं या फिर 8। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस तथा ब्रिटेन।
दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ये 5 देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं, बाकी के देश अस्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। सरस्वती सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से करने हैं क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे हिट करने वाले हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को अपने इस टेस्ट में शामिल किए हैं जो आपके सीआरपीएफ या एसएससी जीडी के एग्जाम में बार बार पूछे गए। दोस्तों आपके सिलेबस से ही ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, इसलिए आपको दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से? खेल से, फिल्म से, चिकित्सा से या फिर साहित्य से? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती सम्मान का संबंध किससे है? साहित्य से है, साहित्य से है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रश्न है फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वाचस्पति पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार या शंकर पुरस्कार? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ये बहुत ही इजी प्रश्न है। फिल्म जगत के सबसे ज्यादा मशहूर पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में योगदान के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म जगत में मिलने वाला। वाचस्पति पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो साहित्य को, संस्कृत साहित्यकार को। जो दोस्तों संस्कृत भाषा के साहित्यकार होते हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा में उल्लेखनीय योगदान किया है, उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वाचस्पति पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार दोस्तों किसमें है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों, चिकित्सा में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कंदरिया महादेव मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों बहुत ही फेमस मंदिर है जो आपके परीक्षा में किसी भी बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी परीक्षा में या फिर एसएससी जीडी हो या भी आर्मी अग्निवीर के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें लगातार ये प्रश्न बहुत ही हार्ड या इंपॉर्टेंट कह सकते हो, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हो। ये बार बार पूछा जा रहा है। कंदरिया महादेव मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने, चंदेल शासकों ने किसका निर्माण कराया था? कंदरिया महादेव मंदिर का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केसरी पत्रिका का संपादक किसने किया था? केसरी पत्रिका का संपादक किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, जेम्स हिक्की या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? आपको आप दोस्तों जवाब करना है जल्दी जल्दी। दोस्तों आपको लगातार लगे रहना है क्योंकि आपके एग्जाम बहुत कम समय बचा हुआ है। दोस्तों मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों तो कुछ नहीं होता, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों, है ना? कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, असली हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों आप हौसला बना के रखना है। आपको अपना एसएससी एग्जाम निकाल ही लेना। इस बार आपका 100% सिलेक्शन होगा क्योंकि पोस्ट आपकी लगभग 10,000 हैं। आपका एक सीट लेना है दोस्तों, इसलिए अपना हौसला बना के रखिए और इरादे मजबूत रखिए। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका सही जवाब। केसरी पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। केसरी पत्रिका का संपादक बाल गंगाधर तिलक ने किया था दोस्तों। जेम्स हिक्की
ने क्या किया था? बंगाल गजट, बंगाल गजट जो पहला दोस्तों, जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट जो पहला अंग्रेजी अखबार था उसका संपादन किया था। भारत में पहले अंग्रेजी अखबार का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों जेम्स हिक्की ने किया था। उस अखबार का क्या नाम था? तो द बंगाल गजट नाम था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। झीलों का देश किसे कहा जाता है, या हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है? इस तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। तो झीलों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। थाईलैंड, फिनलैंड, न्यूजीलैंड या फिर नागालैंड। आपको दोस्तों फटाफट जवाब करना है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। दोस्तों फिनलैंड को किस क्या कहते हैं? तो झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। थाईलैंड का देश, थाईलैंड किसे कहते हैं? तो थाईलैंड को दोस्तों हाथियों का देश कहते हैं। हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो थाईलैंड को कहते हैं। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये है लाओस। लाओस को दोस्तों सफेद हाथियों का देश कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाथियों का देश थाईलैंड है और सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो लाओस हो जाएगा इसका जवाब। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? प्रश्न है आपका, यक्षगान लोक नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से या फिर केरल से? आपको दोस्तों वीडियो को रोककर फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब करना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य है दोस्तों। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का कौन है? उड़ीसा का कौन सा लोक नृत्य है? तो ओडिसी है। ओडिसी लोक नृत्य कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। तमिलनाडु का कौन सा है? तो दोस्तों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। केरल का दोस्तों कौन सा लोक नृत्य है? कथकली लोक नृत्य कहाँ का है? तो केरल का है। प्रश्न क्या है? यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों आपका कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? प्रश्न है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विद्याधर ने, अब्दुल रज्जाक ने, हरिहर व बुक्का ने या देवरा देवराय ने? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर व बुक्का ने 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की। किसने? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां से हुआ था? दोस्तों प्रश्न है, पुनर्जागरण काल का प्रारंभ कहां से हुआ था? फ्रांस से, लंदन से, अमेरिका से या फिर इटली से? दोस्तों आपको फटाफट जवाब करना है दोस्तों। पुनर्जागरण काल का आरंभ कहां से हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, इटली हो जाएगा। पुनर्जागरण का काल कहां से प्रारंभ हुआ था? तो इटली से, इटली के फ्लोरेंस नगर।
इटली के फ्लोरेंस नगर से ही पुनः जागरण का काल का शुरुआत या आरंभ माना जाता है। महान कवि या महान इतिहासकार दांते ने शुरू किया था। पुनः जागरण काल को आरंभ किसने किया था? तो इटली के महान कवि या इतिहासकार दांते ने पुनः जागरण काल का आरंभ किया था। राज तरंगिणी पुस्तक किसने लिखा है? प्रश्न आपका है, राज तरंगिणी पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। कल्हड़ ने, पाणिनि ने, कौटिल्य ने या अली अहमद। दोस्तों आपको लगातार मेहनत करते रहना है, लगातार सवालों के जवाब दो। इस बार आप भर्ती जरूर होगे, आपकी परीक्षा जरूर निकलेगी। बस आपको शिद्दत और मेहनत के साथ लगे रहना है, शादी ब्याह से दूर रहना है, पूरी तरह से मेहनत करना है, क्योंकि अगली शादी आपकी होगी जब आपकी नौकरी होगी। तो कौन सी? राज तरंगिणी के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन कल्हड़। ऑप्शन ए कल्हड़ हो जाएगा। कल्हड़ ने किसकी रचना की थी? राज तरंगिणी का। तो राज तरंगिणी में दोस्तों क्या है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया है कल्हड़ ने, कश्मीर के इतिहास के बारे में। कौटिल्य ने किसकी स्थापना की है? पाणिनि ने क्या लिखा है दोस्तों? तो अष्ट पाणिनि ने क्या लिखा है दोस्तों? तो अष्टाध्यायी लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन से ग्रह को लेटे हुए ग्रह के नाम से जानते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। मंगल, बुध, अरुण या फिर वरुण को। तो इसको सही जवाब हो जाएगा अरुण को। अरुण को दोस्तों लेटे हुए ग्रह के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि ये 82.5 डिग्री झुका हुआ है दोस्तों। 82.5 डिग्री झुका हुआ है। इसीलिए अरुण को लेटे हुए ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इकता प्रणाली किसने शुरू किया, किसने चलाया? दोस्तों आपका प्रश्न है, इकता प्रणाली किसने चलाया? ऑप्शंस देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर आराम शाह। आपको फटाफट जवाब करना है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इल्तुतमिश ने इकता प्रणाली की शुरुआत की थी। इसी ने पूर्ण रूप से जमींदारों को भूमि इकता के रूप में दी थी। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था दोस्तों। इल्तुतमिश ही किया था इसकी शुरुआत। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी? 1935 में, 1850 में, 1872 में या फिर 1882 में? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, 1872 में पहली बार जनगणना भारत में हुई। किसके शासनकाल था उस समय? तो लॉर्ड लिटन के काल में, 1872 में। बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं नारा का संबंध है। अगर आप हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे तो आपको हम कर नहीं देंगे, ऐसा एक नारा बुलंद किया गया था। वो किस देश ने बुलंद किया था, ये प्रश्न में पूछा गया है।
तो देख लेते हैं, फ्रांस की क्रांति से, ब्रिटिश नागरिकता युद्ध से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, या अमेरिका की स्वतंत्रता से। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, वो होगा अमेरिका की स्वतंत्रता से। दोस्तों अमेरिकियों ने जब ब्रिटेन ब्रिटेन का शासक अमेरिका पर था, तो अमेरिका अमेरिका के लोगों ने, जो अमेरिकन राष्ट्रपति वाशिंगटन है, उनके नेतृत्व में अमेरिकियों ने एक नारा बुलंद किया था कि अगर आप हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे तो आपको हम कर नहीं देंगे। उसी संबंध में ये प्रश्न है, आपको याद रखना है ये चीज। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। ऑप्शंस क्या हैं? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, या गुरु हरगोविंद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के? 10वें गुरु थे, या फिर कह सकते हो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक देव पहले गुरु थे सिखों के, पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। अर्जुन देव कौन से गुरु थे? तो 5वें नंबर के गुरु थे, कौन से? अर्जुन देव। और गुरु हरगोविंद दोस्तों कौन से नंबर के गुरु थे? तो 6वें नंबर के। गुरु नानक देव पहले, गुरु गोविंद सिंह 10वें, और गुरु हरगोविंद 6वें नंबर के सिख गुरु थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। और सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। सिख धर्म की स्थापना किसने गुरु की थी? तो गुरु नानक देव ने। इनका जन्म कब हुआ था? दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि इस गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1469 में। कहां पर? ननकाना साहेब में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था? दोस्तों इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का ज्ञान नहीं था, गेहूं का ज्ञान नहीं था, या फिर चावल का ज्ञान नहीं था, या फिर तंबाकू का ज्ञान नहीं था। वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी, उनको तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उनको तंबाकू पीना या तंबाकू खाना नहीं आता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सोम रस का तो बहुत इस्तेमाल करते थे, शराब वराब खूब पीते थे, लेकिन तंबाकू नहीं खाते थे। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है दोस्तों? तो भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में, या भाग 6 में? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में। किसका उल्लेख है? नीति निदेशक तत्व में है। भाग 1 में क्या है? संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख किसमें है? भाग 1 में। भाग 2 में दोस्तों क्या है? नागरिकता का वर्णन है दोस्तों। नागरिकता का वर्णन है दोस्तों किसमें? भाग 2 में। भाग 3 में दोस्तों क्या है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है? भाग 3 में दोस्तों आपका है फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 में आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन है दोस्तों। भाग 4 में क्या है? सॉरी, भाग 6 में। भाग 5 में दोस्तों आपका क्या है? तो विधान शक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
पंचायत अधिनियम में सरपंच के पद की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष होगा। पंचायत में सरपंच बनने के लिए मिनिमम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र दोस्तों किसे समर्पित है? इंद्र देवता को, अग्नि देवता को, सावित्री को या फिर उष्मा को? बहुत ही चर्चित प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है और बहुत ही हार्ड प्रश्न बना हुआ है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है। आपका बार बार आया हुआ प्रश्न है और आगे भी बार बार ये प्रश्न आता रहेगा, तो आज आपको इसको दोस्तों गांठ मार लेना है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गायत्री मंत्र किसको, सावित्री को समर्पित है। कौन सा गायत्री मंत्र है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सावित्री को समर्पित है। कौन सा? ऋग्वेद में। पहला मुसलमान अरब आक्रमणकारी 712 ईस्वी में कौन था? दोस्तों पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी जिसने भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण किया वो कौन था, उसके बारे में पूछा गया है आपके प्रश्न में। और ये लगातार आपका प्रश्न आ रहा है, इसीलिए इस इंपॉर्टेंट प्रश्न को हमने आपके टेस्ट में शामिल किया दोस्तों। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर बाबर। दोस्तों ये चारों ही विदेशी आक्रमणकारी या कह सकते हो, इसमें से कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। कब आया था? 712 में आया था। कहां का था? अरब आक्रमणकारी था, अरब से। कहां से? अरब से आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर दोस्तों आक्रमण कब किया है? तो किया है 1001 ईस्वी में। और मोहम्मद गोरी भारत ने कब किया है? तो 1175 में भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। बाबर ने कब भारत पर आया? तो 1526 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में थी। प्राचीन भारत में मगध राज्य की जो राजधानी है वो प्रारंभ में कौन सी थी दोस्तों, ये पूछा गया है। पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली या फिर वाराणसी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। प्रारंभ में दोस्तों मगध राज्य की राजधानी कौन सी थी? राजगीर थी। उसके तत्पश्चात कौन सी बनी? तो पाटलिपुत्र बाद में बनी थी। मगध राज्य की राजधानी पहले कौन थी? राजगीर या फिर राजगृह थी। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? सभी को फटाफट जवाब देना है दोस्तों। कहते हैं दोस्तों, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है और रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है दोस्त, हार के जीतने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। तो लगातार लगे रहना है। एक बार हारे तो क्या हुआ, दोबारा पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ आपको तैयारी में लग जाना है। आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। हम आपके साथ हैं, आपके पूरी मदद करेंगे दोस्तों। आपको भी हमारे साथ पूरी मेहनत करना है। जिन लोगों ने अभी तक दोस्तों चैनल पे आए हुए हैं, जो लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का, बेल्लूर का, हेलविड का या श्रीरंगपट्टनम का? दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। मैसूर किसका पुराना नाम है? तो दोस्तों कर्नाटक का पुराना नाम क्या है?
मैसूर है। और मैसूर की राजधानी क्या थी? मैसूर की राजधानी दोस्तों क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। किसकी राजधानी थी? मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। मैसूर का नया नाम या कर्नाटक का पुराना नाम क्या है? तो मैसूर है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर अध्यक्ष? आप दोस्तों फटाफट इसका जवाब दो। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अध्यक्ष। लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है धन विधेयक को रूप में। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है 245, 233, 238 या फिर 250? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम अधिकृत संख्या है वो दोस्तों 250 है। दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो दोस्तों 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, कब मैकाले की सिफारिश? दोस्तों कभी कभी प्रश्न में आपके उत्तर में मैकाले दिया होगा तो वो भी सही जवाब है, क्योंकि उस समय जो ये कमेटी बनी थी अंग्रेजी शिक्षा की, उसके मैकाले अध्यक्ष थे और तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। कब इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के जो उसको 1835 में जो उसका चार्ट था उसको मंजूरी प्रदान की थी। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसकी सिफारिश में? तो लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पे। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई है? दोस्तों बुद्ध से, विष्णु जी की, तीर्थकर या फिर कंबोडिया के राजा की? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु की संबंधित चित्रकारी की गई है। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? अंकोर वाट का मंदिर। कहां पर स्थित है? तो कंबोडिया में दोस्तों स्थित है। और इसमें किसकी किसकी आराधना या पूजा की जाती है? किस पे समर्पित है? तो भगवान विष्णु को। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त या फिर अशोक ने? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने किसकी शुरुआत की थी? तो मौर्य वंश की शुरुआत की थी। और चंद्रगुप्त के लड़के का क्या नाम था?
तो बिंदुसार चंद्रगुप्त का लड़का था, और बिंदुसार का लड़का कौन था? तो दोस्तों अशोक किसका लड़का था? तो बिंदुसार का। और हर्यक वंश की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना की थी। फांसीवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, सेंट साइमन या रॉबर्ट ओवन? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुसोलिनी फांसीवादी विचारधारा का प्रवर्तक था। तो फांसीवादी जो विचारधारा थी वो उदारवादी विचारधारा को प्रतिपादित नहीं करती थी दोस्तों, जो फांसीवादी विचारधारा के प्रवर्तक लोग थे। साधारणतया संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल होता है? 30 दिन, 60 दिन, 3 माह या फिर 6 माह? आपको दोस्तों फटाफट बताते रहना है कि संसद के दो सत्रों के बीच जो एक गैपिंग होती है वो मैक्सिमम कितने दिनों तक की हो सकती है। आपको फटाफट जवाब देना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी भी संसद के एक सत्र के बीच के जो दूसरा सत्र बुलाया जाता है उसकी जो समय का अंतराल है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता है दोस्तों आपका। चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत में आया? हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त के, कनिष्क के या चंद्रगुप्त के? तो दोस्तों हर्षवर्धन के शासन, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया? तो ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन। आप कैसे याद रखेंगे? तो हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? तो फाहियान आया था। फाहियान किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग किस देश से थे? मार्टिन लूथर किंग किस देश के निवासी थे? तो दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, जर्मनी या फिर रूस? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के विद्वान थे, अमेरिका के निवासी थे। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो दोस्तों किसने बनवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर ने। दोस्तों अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार अब कितने हैं? दोस्तों मौलिक अधिकार अब कितने हैं? प्रारंभ में दोस्तों मौलिक अधिकार 7 थे, अभी देखना कितने हैं? 7, 8, 5 या फिर 6? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से अधिकार को हटा दिया गया है? तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। किसके? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? तो विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार है। तो इस तरह से अब जो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या वो 7 से घटकर 6 रह गई है।
गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देख लेते हैं। कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमि सुधार के लिए, साहित्यिक कार्यों को संरक्षण के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो गुप्त काल कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये टोटल थे आज के 50 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आज का टेस्ट के यहीं पर अंत करते हैं। अगर दोस्तों आपको अभी तक वीडियो में अंत तक बने हैं, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का स्वागत है। आपको जो भी टॉपिक या जिस विषय पर आपको टेस्ट पेपर देखना है या क्वेश्चन करने हैं, कृपया वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से कुछ नहीं, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, इसी पंक्तियों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों।